नमस्ते। जिस तरीके से देश में सियासत जो है चुनाव को लेकर के लगातार गर्म होती जा रही है। एक तरफ जहाँ राज्यों के इलेक्शन होने हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष एक तरफ जहाँ एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जो बार-बार ये बात निकल कर के आ रही है कि वो 1 टू 1 फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी एक सीट पर साझे विपक्ष यानी जो इंडिया अलायंस है उनका, जो गठबंधन है, उसका एक उम्मीदवार उतारेंगे। तमाम जो विश्लेषक हैं, उनका सीधा मानना ये है कि अगर चुनाव में सीधी फाइट होती है, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की बात होती है और ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, तो ये परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी नीत जो एनडीए है, उसके लिए अच्छी नहीं होंगी, आसान नहीं होंगी। सरकार आज जो सत्ता में बैठे हैं, भले ही वो लगातार ये दावा कर रहे हों कि हम एक बड़ी जीत के साथ वापस आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इस बात को कह दें कि हम अगली बार फिर झंडा फहराएँगे और ये सारी चीज़ें। पर जो समीकरण हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं अलग-अलग क्षेत्रों के, वो इससे फिलहाल सहमत होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और जब वो सहमत नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन पर परिस्थितियाँ अलग हैं, लोगों की जो सोच है वो अलग है और उसके पीछे जो तमाम कारण है वो हम कई बार पहले भी तमाम अपने शो में बात उस पे कर चुके हैं कि किस तरीके से मुद्दे जो हैं अब वो अहम होते जा रहे हैं, भले ही पीछे के चुनाव में ये देखा जाता था कि मुद्दों पर सियासत नहीं होती थी। आम आदमी के जीवन पर जो असरदार मुद्दे होते थे, उनको कहीं पीछे छोड़ दिया जाता था और तब जो है चाहे वो धर्म की बात हो, संप्रदाय की बात हो, इस तरीके के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता था या इन सबसे आगे बढ़कर के भावनात्मक मुद्दों को टच किया जाता था, जिसका आरोप सतपाल मलिक साहब लगा चुके हैं कि किस तरीके से 2019 में पुलवामा के नाम पर चुनाव लड़ा गया और सत्ता में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की वापसी हुई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। अब इनके साथ-साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के एक बड़ी चर्चा देश में छिड़ी हुई है। हालाँकि इस चर्चा की शुरुआत साल 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था, उसके बाद से ही तेज हो गई थी। और साल 2015 में पहली बार लॉ कमीशन जो है उसकी दिसंबर में एक रिपोर्ट आती है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को सकारात्मक दिखाया गया था और उसको लागू करने की बात सुझाव के तौर पर सरकार को कही गई थी। इसके पीछे जो तर्क दिए गए थे उसमें सबसे जो बड़ा तर्क लॉ कमीशन ने दिया था वो ये दिया था कि एक साथ चुनाव हो जाने से खर्चे बचेंगे और बहुत कई करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी देश की। हालाँकि इसको लेकर के उसके बाद कई सारे सवाल उठे, विपक्ष की तरफ से कई तमाम विरोध हुए। अब जब लॉ कमीशन की एक नई बैठक हो रही है, होने जा रही है, ऐसे में क्या रहेंगे आने वाले समय में चुनाव की स्थितियाँ क्या रहेगी? साथ ही साथ दुनिया के जो बाकी देश हैं जिनको हम बहुत ताकतवर मानते हैं, विकसित मानते हैं, उन देशों में चुनाव की जो प्रक्रियाएँ हैं वो क्या हैं? आज हम इस पर बात करेंगे जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ आत्मजीत सर उपलब्ध मौजूद हैं और सोशल एनालिस्ट और आप इनकी जो एनालिटिक्स है वो आपको ठीक से देखते और सुनते रहते हैं, इनकी जो तमाम इनका विश्लेषण है अलग-अलग मुद्दों पर बेहद सटीक। सर, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से सर लॉ कमीशन की इस नई बैठक की घोषणा की गई कि ये बैठक होनी है, संभावनाएँ कई सारी जताई जा रही हैं। कहा ये जा रहा है कि इस बैठक में इस बात पर विचार किया जा सकता है, साथ ही साथ सरकार को सुझाव दिया जा सकता है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इलेक्शन होने हैं, वो कराए जाएँ या नहीं कराए जाएँ। इन सबको लेकर के आप कैसे देखते हैं इस लॉ कमीशन की इस बैठक को और साथ ही साथ उसका वर्तमान सियासत पर क्या असर देखते हैं? नमस्कार राम प्रकाश जी। ये जो लॉ कमीशन है ये 2018 में इसकी एक रिपोर्ट आई थी और इस 2018 की रिपोर्ट में 5 मेन मुद्दों पर कहा गया कि आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174 और 356 इनको जो है इसमें जो है संशोधन की आवश्यकता है। इसके अलावा 10th शेड्यूल जो हमारा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इससे अफेक्ट होता है। ये तो लॉ कमीशन 2018 की रिपोर्ट है और पार्लियामेंट प्रोसीजर, और अगर पार्लियामेंट प्रोसीजर अफेक्ट होंगे तो उससे देश का फेडरल स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर पे भी असर पड़ेगा, ऐसा लॉ कमीशन का खुद का मानना है। अब ये लॉ कमीशन कहता क्या है? ये लॉ कमीशन आपको दोनों तरफ की बातें बताता है। ये आपको प्रोस भी बताता है और कॉन्स भी बताता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो उसके फायदे क्या हैं
और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इन अमेंडमेंट्स के बावजूद, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या आर्टिकल 356 है या 10th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने के लिए तो आपको ऑपोजिशन की भी जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे स्टैंडिंग कमीशन कमेटी बैठनी चाहिए थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी होती जो उसकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करती, उस पर चर्चा करती, और उसको फिर अगर ऑपोजिशन पार्टीज भी कहती कि हाँ भाई इससे खर्चा बचेगा और इससे देश का राजस्व बचेगा और देश के कामकाज में अवरोध जो पैदा हो रहे हैं वो कम होंगे, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करना सही था। पर जैसे कि आपको पता है मोदी सरकार जो है वो अपने फैसले कैसे लेती है ये आज तक उनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी नहीं पता। कई जगह आपने देखा, जैसे भी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में जिस तरीके से 7 मेंबर पार्लियामेंट जिसमें 3 यूनियन मिनिस्टर्स थे, उनको कहा गया कि आप एमएलए की टिकट पे सीट लड़िए, तो उन्होंने कहा भी हमें पता ही नहीं था 2 दिन पहले कि हमें टिकट पे लड़ना पड़ेगा। तो ये फैसले कौन करता है? और ऑपोजिशन का ये ब्लेम है कि ये सारे फैसले मोदी और अमित शाह के इशारों पे होते हैं। अब आ जाते हैं कि इस पे जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो है क्या, पहले इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो ये जो 8 मेंबर कमेटी बनाई गई है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर, ये वन पोल वन नेशन वन पोल के सारे एस्पेक्ट्स और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करती है, और वो ये कहती है कि इससे कॉस्ट, टाइम और एनर्जी बचेगी। अब जहां तक आंकड़ों का सवाल है, 2019 के इलेक्शन में हमारे देश में 9,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और हमारा 91 करोड़ वोटर है। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि 100 रुपए पर वोटर पर सेंट्रल इलेक्शन ये हमारा खर्चा आता है। और अगर स्टेट के कलेक्शन स्टेट की टाइमलाइन से होते हैं तो उसका 60 पैसे खर्चा आप अलग से मान लीजिए। और अगर 60 पैसे पर डे का खर्चा या 10 पैसे पर डे का खर्चा एक नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन में होता, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए इस देश के राजस्व के लिए बहुत बड़ा बोझ नहीं कि उसमें पैसे की बचत होगी। इसका अगर हम दूसरा विपरीत तरीके से आकलन करें तो पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी थी, उनका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर जो हुआ वो 50,000 करोड़ रुपए हुआ सेंट्रल इलेक्शन में 2019 में। मैं उसके पहले की फिगर्स पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ 2019 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, एक सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी 50,000 करोड़ रुपए इलेक्शन पे खर्च करती है अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के या अपने रिटर्न के हिसाब से, तो बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन का क्या खर्चा हो रहा है या देश का क्या खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा आता कैसे, ये पैसा ब्लैक का व्हाइट कैसे होता है। और आरबीआई के उर्जित पटेल की स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उर्जित पटेल को कहा कि तुम तो सांप की तरह कुंडली मार के आरबीआई के पैसे पे बैठे हो, जो 3,20,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास बैठा है। अब जो कंटिजेंसी फंड है देश के, वो आरबीआई क्योंकि बैंकों के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, अगर मान लीजिए किसी बैंक को कोई दुविधा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है और डिपॉजिटर्स का और टैक्स पेयर्स का पैसा वापस करने में, तो आरबीआई जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है, मेंबर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं उसको। तो उसके पास जो फंड्स होते हैं वो अकाउंटेड होते हैं, वो कंटिजेंसी के लिए होते हैं, वो बैंक की गारंटी के लिए होते हैं। अब उस पर अगर प्रधानमंत्री मोदी कह दें कि ये पैसा तो तुम्हारे पास पड़ा हुआ, तुम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करो, ये पैसा हमें को सरकार के कामों के लिए दे दो, तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता है। आरबीआई की स्वयंता पे, उनके स्वयंभू पे ये एक टारगेट हो जाता है। और यही बात उन्होंने उर्जित पटेल ने ये कही कि जब इलेक्टोरल फंडिंग का जो पैसा है उसकी कलेक्शन जो है वो आरबीआई क्यों ना करे। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहे हैं और आप एसबीआई की ब्रांचेस में कह रहे हैं कि जाइए फॉर्म भरिए और इलेक्टोरल बॉन्ड आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ तक के खरीद सकते हैं, तो आरबीआई को उसका काम दे दीजिए ना इलेक्टोरल फंडिंग का। तो आरबीआई जो है वो डिसाइड कर लेगी कौन पैसा दे रहा है और कितना दे रहा है और उसकी आइडेंटिटी भी रख लेगी, और ये भी तय हो जाएगा कि ये पैसा जो है काला धन है या पैसा सफेद धन है और ये पैसा आ कहां से रहा है। तो बजाय उस पर काम करने के ये लोग एक तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिखाते हैं, दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि देश हमारा परमानेंट इलेक्शन मोड पर है, और उसकी दुहाई देते हैं 1952 से 1967 में जो इलेक्शन हुए वो स्टेट के और पार्लियामेंट के जो इकट्ठे हुए। पर उसके बाद वो ये नहीं बताते हैं कि केरला की जो सरकार जब गिरी थी, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार जब गिरी थी, तो अर्ली इलेक्शंस कॉल फॉर हुए थे। तो हमारे देश में नो वोट फॉर कॉन्फिडेंस लेने का ऑपोजिशन का तो अधिकार है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड कर दे कि हमें नो वोट फॉर कॉन्फिडेंस देना है, तो वो कभी भी उसका कॉल कर सकती है और स्पीकर को या गवर्नर को चिट्ठी देकर और नो वोट फॉर कॉन्फिडेंस करा सकती है। मान लीजिए अगर एक स्टेट की गवर्नमेंट गिर जाती है, उनके पास रिक्वायर्ड नंबर नहीं निकलता जब उनको वोट फॉर कॉन्फिडेंस और फ्लोर ऑफ द हाउस बुलाया जाता है, जैसे कि आपने देखा कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ, सरकारें गिराई गई। कर्नाटक में 2018 में सरकार गिरी और जेडीएस और बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, बीजेपी की सरकार बनी। गोवा में भी ऐसे ही हुआ।
तो 6 महीने का टाइम होता है कि बिटवीन असेंबली, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भंग होती है, नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगले 6 महीने में लग जानी चाहिए, अगले 6 महीने में उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए और उसकी पीपल रिप्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए। पर अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो क्या वो स्टेट असेंबलीज जिसमें नो वोट फॉर कॉन्फिडेंस में आपने सरकार गिरा दी है, तो क्या वो 5 साल का वेट करेंगे कि सेंटर के इलेक्शन होंगे तब स्टेट के इलेक्शन होंगे, या वहां औसतन आप प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे या गवर्नर्स रूल लगा देंगे? आप क्या करेंगे? इस बात पे सरकार चुप है और इस बात की वो बात भी नहीं करती। फिर वो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, कि अगर मान लीजिए स्टेट के इलेक्शन होंगे और सेंटर के इलेक्शन होंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, स्टेट के मुद्दे स्टेट के रहेंगे और सेंटर के मुद्दे सेंटर के रहेंगे। इसके विपरीत आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उनके यूनियन मिनिस्ट्री के सारे लोग हिमाचल के इलेक्शन में, कर्नाटक के इलेक्शन में, जितने भी स्टेट के इलेक्शन हुए, 150-200 रैलीज, विजिट्स, एक एक यूनियन मिनिस्टर की 50-50 रैलीज निकलती हैं, वो हेलीकॉप्टर लेकर निकलते हैं, वो प्लेन लेकर निकलते हैं। क्या उसमें देश के राजस्व का नुकसान नहीं होता? अभी एक रीसेंट वीडियो आपने देखा जिसमें अमित शाह ने इंडियन एयरफोर्स का प्लेन यूज करके और एक इलेक्शन रैली में गए थे, और उनके साथ जेपी नड्डा थे जो कि यूनियन मिनिस्ट्री में भी नहीं है, तो उनका कोई हक ही नहीं बनता इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में बैठने का। तो इस तरीके से जब देश की रक्षा कंपनी, देश की जो हमारी रक्षा एजेंसियां हैं, हमारा इंडियन एयरफोर्स है, हमारी इंडियन आर्मी है या इंडियन नेवी है, अगर उनके हवाई जहाज इलेक्शन के कामों में यूज किए जाएंगे तो ये इम्प्रोप्राइटरी का मामला आ जाता है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और दूसरी बात जो है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने नाम पर इलेक्शन लड़ते हैं कि आप मध्य प्रदेश की सरकार को कहते हैं कि आप शिवराज सिंह के नाम पे वोट मत दीजिए, मेरे नाम पे वोट दीजिए। कर्नाटक में जाते हैं तो वो कहते हैं कि 40% सरकारा के नाम पे वोट मत दीजिए, मेरे नाम पे वोट दीजिए। हिमाचल जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप मेरे नाम पे वोट दीजिए, जेपी नड्डा के नाम पे वोट मत दीजिए। तो जिस तरीके से ध्रुवीकरण स्टेट असेंबलीज का किया जा रहा है, जिससे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में फर्क पड़ रहा है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन स्टेट के मिसाइल पे होते हैं, और अगर आप सेंटर की बातें करेंगे कि देखिए हमने पुलवामा में क्या किया, देखिए हमने बालाकोट में क्या किया, और देखिए हमने देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए इतना प्रोविजन कर दिया है, उसके नाम पे तो आप स्टेट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन वन रिलीजन जो इनका छुपा एजेंडा है, वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, इनका वन रिलीजन का एजेंडा है। आपने देखा किस तरीके से एक कोई मुद्दा भी नहीं है और सिख टेररिस्ट के नाम पे, वो खालिस्तानी समर्थकों के नाम पे कनाडा में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, और एक हरदीप सिंह निज्जर नाम के आदमी को वहां गोली मार दी गई गुरुद्वारे के बाहर जून में, और उनका सरकार का क्लेम है कि यूएस की इंटेल है कि उसमें सरकारी एजेंसियां इन्वॉल्व थी हिंदुस्तान की, उसका उसका कत्ल करवाने की। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर और उसकी असिस्टेंस के साथ ये काम कराया गया, और एक परमजीत पंजवर करके खालिस्तानी समर्थक और हैं, उनको पाकिस्तान में लाहौर में जो है उनका मर्डर किया गया। तो इस तरीके से एक नॉन इशू को इशू बनाकर और ये कहकर कि भाई देखिए ये तो हिंदुत्व की सरकार है, ये तो हिंदूवादी सरकार है, ये कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, ये नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये आतंक जी सर, खालिस्तान। जी यहाँ एक सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा। सर, जब ये सारी विसंगतियाँ जो भई कुछ चीज़ें लॉ कमीशन की तरफ से बताई गईं, बाकी चीज़ें चर्चा में भी आईं। 2019 में एक औपचारिक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने इसके नाम पर ही वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इसकी बात रखी गई थी और फिर पार्टियों ने विरोध किया। निश्चित तौर पर जो तमाम सियासी दल हैं, उन्होंने ये जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी भी बात की। सर, भाजपा या केंद्र की सरकार आज ये सारे ड्रॉबैक्स जानने के बाद भी आखिर इसके लिए इतना कीन क्यों है? क्यों वो बार-बार वन नेशन वन इलेक्शन को चर्चा के केंद्र में लेकर के आ जाते हैं? क्यों वो उसको देखिए, लागू करने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़े इसका रहने की प्राइम कोशिश? जी, जी, इसका प्राइम रीजन जो है ना, जैसे अमेरिका में आप देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव देश की पब्लिक करती है, वो एक इंडिविजुअल को वोट करती है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है जो यूके का सिस्टम है, जिसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के लिए अपने नुमाइंदे चुनते हैं, और लोकसभा में जब चुनी जाती है तो लोकसभा जब बैठती है तो लोकसभा अपने लीडर को चुनती है। अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी है तो सत्तारूढ़ पार्टी अपना नेता चुनती है, और ऑपोजिशन अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनती है, और वो ही नुमाइंदगी करते हैं ऑपोजिशन के और सत्ता पक्ष के। ऐसे ही राज्यसभा का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता है, लोकसभा के मेंबर्स और स्टेट असेंबलीज के मेंबर मिलकर राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव करते हैं। तो हमारे देश में इनडायरेक्ट इलेक्शन है।
तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट को सुपरसीड करना है या प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर सकते, तो वाइस प्रेसिडेंट के पास हक है कि वो प्रेसिडेंट का किसी को भी प्रेसिडेंट का चुनाव करके और उनको इंटरिम पीरियड के लिए बिठा दें जब तक अर्ली इलेक्शंस ना कॉल हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट काम करने में सक्षम नहीं होते तो प्रेसिडेंट के पास नॉमिनेशन राइट्स रहते हैं। और अगर मान लीजिए कोई विकार ऐसा पैदा होता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन के लिए नहीं कर सकते, तो जो उनका उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है या उनके जो कांग्रेस है, उनकी कांग्रेस होती है हाउस ऑफ कांग्रेस, वो बैठ के चुनिंदा चुनाव करती है कि भाई अगला प्रेसिडेंट ये होगा इंटरिम पीरियड में जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता। तो ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है। यूके में यूनिटरी सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स चुना जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की इन्होंने 2017 में एक कवायद की कि टर्म फिक्स कर दी जाए 5 साल की। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की जब उन्होंने 2011 में इनैक्ट किया कि टर्म जो है वो फिक्स कर दी जाए, पर सेकंड साइकिल में उसको इलेक्शन 2017 में हुए। वो इसलिए हुए कि उनको लगा कि ये 5 साल की जो फिक्स साइकिल है ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है। कि मान लीजिए मैं वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस लेके आता हूं और सरकार माइनॉरिटी में मिलती है या सरकार के कुछ लोग जो हैं वो ऑपोजिशन के साथ आ जाते हैं, तो उस केस में उसको फिक्स टर्म में रखने का क्या मकसद बनता है, क्योंकि सरकार ने पब्लिक मैंडेट खो दिया है। तो ये जो फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट है ये यूके में भी 2022 में रिपील हो चुका है। और इसलिए कॉमनवेल्थ, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी जो फेडरेशन है वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 साल की गवर्नेंस का, प्रोविंशियल इलेक्शंस का, असेंबलीज का 4 साल का टर्म होता है, और जो उनकी फेडरल पार्लियामेंट है उसका 3 साल का टर्म होता है। पर उसमें भी ये क्लॉज है कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कि मान लीजिए अगर सरकार अल्पमत में पाई जाती है तो तुरंत इलेक्शन कॉल फॉर होंगे। तो वो जो फिक्स टर्म्स हैं, वो फिक्स टर्म जैसे हमारी लोकसभा की 5 साल और राज्यसभा की 6 साल डिफाइन की हुई है, उस तरीके से इलेक्शंस कॉल करने के लिए कोई वो बाध्यता नहीं है कि वो फिक्स टर्म ऐसी होगी कि उसमें इलेक्शन कॉल फॉर नहीं किए जा सकते। जर्मनी का जहां तक सवाल है, सबसे बड़ा देश फेडरल कंट्री जो है यूरोप का, वो जर्मनी माना जाता है। और उसमें भी ये कहा जाता है कि वहां पे जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में या उनकी पार्लियामेंट में जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। उसमें आप सक्सेसर अपॉइंट करिए, और उसमें कोalition की जो उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोalition की गवर्नमेंट बनाना जो है वो अलाउड है। कि मान लीजिए अगर ऑपोजिशन के 50 एमपी हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के 100 एमपी हैं और वो मिलकर कहते हैं कि सरकार को गिराना चाहिए, तो उन 150 रिप्रेजेंटेटिव्स को कोalition मान के वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, और वो अपना सक्सेसर चुन के और वो सरकार को गिरा सकते हैं। तो जर्मनी का भी मॉडल जो है वो बड़ा स्पेसिफिक मॉडल है। वो हमारी तरह नहीं है कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि कितने एमएलए, 2/3 एमएलए हैं कि नहीं है। तो हमारे यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देश की सर जी एक सवाल मैं और जोड़ दूं। सर जो बात हम कर रहे हैं कि इसके पीछे जो फिर उद्देश्य क्या है सरकार का, कि जब ये चीजें संभव नहीं है तो फिर क्यों सरकार इसके लिए इतना कीन है कि नहीं हम इसको लागू करेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत चूंकि छोटे जवाब चाहिए, अब समय जो कि ज्यादा हो जाएगा। सर जो सरकार करना चाह रही है, क्या जिस तरीके से जो तमाम देशों की बात अभी आप कर रहे हैं, ऐसा अगर इसको लागू कर दिया जाए तो क्या सरकार के साथ ये भी संभव है कि जब चाहेंगे तो चुनाव कराएंगे, जब नहीं चाहेंगे तो चुनाव नहीं कराएंगे? इसमें जो सरकार की मंशा मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि इसमें जो है एक मोदी जी का फेस आगे रख के उनको ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जिसमें मोदी जी के नाम पे सारे स्टेट्स में और पार्लियामेंट में इकट्ठे इलेक्शन कराए जाए। जैसे कि आपको पता हो, अभी जो हाल के आंकड़े आए हैं, आपने देखा प्रदीप गुप्ता ने भी और एक्सिस चाणक्य की भी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के जो कंडीशन है वो खराब है। और कांग्रेस का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में तो कह रहे हैं कि क्लियर कट है, और राजस्थान में थोड़ी बहुत फाइट है बीजेपी के साथ। तो नॉर्थ में अगर ये 4 स्टेटें, 3 स्टेटें, 2 स्टेटें नॉर्थ की और 2 स्टेटें सेंट्रल साउथ की, अगर ये 4 स्टेटें अगर कांग्रेस के पास चली जाती हैं तो बीजेपी की पोजीशन लोकसभा इलेक्शन के लिए खराब हो जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन की कराने की एक मंशा तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसमें रीजनल पार्टीज जो हैं वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी।
अब एक मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, वो यूपी में अपना प्रभुत्व रखती है, एक तेलंगाना पार्टी है, अपना बीआरएस पार्टी है, वो अपना तेलंगाना में प्रभुत्व रखती है, एक जेडीयू है जो बिहार में है, एक टीएमसी है जो कलकत्ता में है, और यूडीपी एलडीपी केरला में है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है। तो इन रीजनल पार्टीज का क्या होगा अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे? तो फिर दो ही प्रमुख पार्टियां रह जाएंगी, या तो बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी। तो फिर रीजनल पार्टीज का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना उनके पास ओवररीच होगी वोटर्स तक पहुंचने की, और ना उनके पास इतने साधन होंगे कि वो इन दो पार्टियों का सामना कर सके। ये नहीं, मुझे लेकिन सर और वो इसमें त्रुटि नजर आती है। लेकिन लेकिन सर जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे अगर समाजवादी पार्टी का आप उदाहरण लें, तो उत्तर प्रदेश में ही उनका इफेक्ट है। भाई उत्तर प्रदेश के बाहर तो कोई इफेक्ट उनका है नहीं। उत्तर प्रदेश में तो वो सेंट्रिक रहेंगे ना, यहाँ तो वो ताकत में रह सकते हैं ना, यहाँ तो रह सकते प्रभावित करेंगे चुनाव को। बिल्कुल रह सकते हैं, पर जब अगर आप सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे, तो सेंटर और स्टेट के इलेक्शन इकट्ठे कराने में जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उस पर प्रभाव सेंटर की सरकार का ज्यादा रहेगा। मान लीजिए बीजेपी की सरकार है और इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय बीजेपी है और उस पर उसका प्रभुत्व है, तो क्या रीजनल पार्टीज फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन की गुंजाइश रख सकती हैं? बात यहां खड़ी हो जाती है। तीसरी बात, डिफेक्शन और डिसोल्यूशन किस तरीके से होंगे? अगर मान लीजिए जैसे मैंने पहले कहा आपको, स्टेट असेंबलीज के डिसोल्यूशन होती हैं या डिफेक्शन होती हैं, जिससे सरकार अल्पमत में आ जाती है और गिरती है, तो क्या 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे उस स्टेट के, या उसको भी अगले 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की ये बात करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में वायलेशन हो जाएंगी। अब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाया जाता है तो वो इसलिए लगाया जाता है कि सरकार जो है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई नई स्कीम ना लेके आए, कोई ऐसा नया शवगुफा ना लेके आए कि लोगों का जो है वोट उनको जबरदस्ती देना पड़े। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो सिर्फ इलेक्शंस के टाइम लगाया जाता है। तो मान लीजिए अगर स्टेट के इलेक्शन है तो स्टेट का मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, स्टेट की सरकार कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती, और सेंट्रल इलेक्शन है तो सेंटर की सरकार कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं, जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं या सरकार की ग्रांट्स चल रही हैं, वो तो नहीं रुकती। तो इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस का भी कोई ऐसा मुझे मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। और फिक्स टर्म पार्लियामेंट अगर आप कर देंगे तो वो अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी को चैलेंज करेगी कि आप सरकार से कुछ सवाल ही नहीं कर सकते, आप वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस नहीं ले आ सकते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या काम है? फिर लोकसभा, राज्यसभा में और विधानसभाओं में राजस्व का जो पैसा खर्चा होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा जो खर्च होता है, उसकी क्या गुंजाइश है? क्योंकि आप किसी भी तरीके से सरकार को अकाउंटेबल नहीं कर सकते, आप वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ सकते, आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते, तो सरकार अपनी मनमानी करेंगी। तो वो एक अथॉरिटी उनकी जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। और उसके बाद मिड टर्म इलेक्शंस अगर कॉल होते हैं, मान लीजिए वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आके, तो मिड टर्म इलेक्शंस के लाने के लिए क्या संभावनाएं होंगी अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन और फिक्स टर्म कर देंगे? इसमें एक नोटेबल उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी एक वोट से, ठीक है, और वो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस में था। तो क्या अगर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 13 दिन में गिर गई थी, तो क्या वो 5 साल वेट करेंगे दूसरी गवर्नमेंट के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इसमें सारी स्टेट्स का अपना कैलेंडर है और वो अपनी फेडरल पार्लियामेंट को अपने तरीके से चलाते हैं। जैसे स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन का अपना स्टेट कैलेंडर है कि बिहार में फलाने महीने में फलाने साल में इलेक्शन है, यूपी में फलाने महीने में फलाने साल में इलेक्शन है। और अगर आप सारी डेट्स को कंबाइन कर देंगे, तो क्या जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जिनके टेन्योर्स अभी बचे हैं, तो उनको आप क्या खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का एक बहुत बड़ा नहीं वायलेशन मतलब पैदा सर हो एक जाता चीज, है। एक अगर सीधे शब्दों में हम कहें, तो जो तमाम राज्यों की विधानसभाएं हैं जिनका अपना विशेषाधिकार होता है, वो विशेषाधिकार कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। बिल्कुल विशेषाधिकार प्रभावित होगा। और ये भी बड़ी जरूरी बात है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मान लीजिए आप देते हैं, तो सक्सेसर अगर चुनना पड़ जाए तो क्या म्यूचुअल कंसेंट से सक्सेसर चुना जाएगा? मान लीजिए सरकार के सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग मिलकर ये कहते हैं कि हम सक्सेसर चुन लेते हैं, चलिए हमारे पास 5 साल की फिक्स टर्म है, 2 साल के बाद अगर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो क्या सक्सेसर चुनने के लिए ये जो आपकी ये जो वो आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्या क्या इस पे रिलैक्सेशन आएगा? ये भी एक सवाल पैदा हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो रुक जाएंगे। आपको पता है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले ही सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। इलेक्शन आते आते सरकार, इसी सरकार की बात कर लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन,
विमेन रिजर्वेशन बिल और कई सारी चीजें, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो पिछले 10 साल में वो नहीं लेके आ पाई, उस पर चर्चा छेड़ देते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या सिर्फ सेंटर के मुद्दे ही रह जाएंगे? तो स्टेट्स अपने इलेक्शन कैंपेन से पहले या इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपने डेवलपमेंटल स्कीम्स कब लॉन्च करेंगी? तो इसीलिए कहता हूं कि रीजनल पार्टीज उसमें वैसे ही मार्जिनलाइज हो जाएंगी और आगे उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेटेड, विधायिका को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको लेकर ये दिक्कत आ जाती है। एक लास्ट में बात और करूंगा, जैसे पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स हैं। अब पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स जो है स्टेट और लोकसभा इलेक्शन से पहले रोक दिए जाते हैं। तो अब जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो स्टेट पोस्टिंग्स हैं और ट्रांसफर्स हैं उनको भी रोक लिया जाएगा। और जबकि जबकि स्टेट के मुद्दे अलग हैं और सेंटर के मुद्दे अलग हैं क्या? और जो स्टेट ट्रांसफर्स और स्टेट जो पोस्टिंग्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसका क्या होगा? तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट जब सेंटर की सरकार खुद इन्वॉल्व हो जाती है स्टेट के इलेक्शन में और उसके बाद वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। क्या वो मोदी जी के नाम पर सारी स्टेटों में इलेक्शन लड़ के वन नेशन वन इलेक्शन वन रिलीजन, जो मैंने पहले बात की कि सभी हिंदू हैं और जो हिंदू नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, इस तरह की जो बात है वो उसमें फिरका परस्ती की, उसमें देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चैलेंज करने की बात आती है। और वन कॉन्टेस्ट वन नरेशन से जिस तरीके की कंटामिनेशन, जिस तरीके का विकार जो लोगों में फैल जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना, वो सेपरेट कर देगी, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसको और खराब कर देगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक नरेशन से चल रहे हैं और स्टेट का नरेशन भी उसी में जोड़ रहे हैं सेंटर के नरेशन के साथ। तो वो इस तरह की कंटामिनेशन जब स्टेट के लोगों का या स्टेट की पार्टीज का या स्टेट के रिप्रेजेंटेशंस के आप हाथ पैर ही काट देंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनका समय पे पैसा नहीं मिलेगा। आपने देखा जिस तरीके से अभी जीएसटी का पैसा रुका हुआ है, कई स्टेट्स ऑपोजिशन रूल कहती हैं हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं मिलता है, हमें जल जीवन योजना में पैसा नहीं मिलता है, और सिर्फ डबल इंजन की सरकार को पैसा मिलता है। ये वो सरकार है जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करती है कि असेंबली में भी हम हो, पार्लियामेंट में भी हम हो और लोकल बॉडीज में भी हम हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने की इनकी मंशा क्या है? जो अपोजिशन को हमेशा लताड़ती रहती है, हमेशा गालियां देती रहती है, उनको एंटी नेशनल। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी टुकड़े टुकड़े गैंग का वर्ड यूज करते हैं, एंटी नेशनल अर्बन नक्सल का वर्ड यूज करते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है ईडी सीबीआई या आईटी की जो ये कहती है कि ये अर्बन नक्सल है? क्या मैं आपको अर्बन नक्सल कह सकता हूं जब तक मेरे पास कोई रिपोर्ट ना हो? मैं प्रधानमंत्री हूं, देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। तो अगर मैं आपको अर्बन नक्सल कहता हूं या आपको टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कहता हूं, तो क्या मेरे पास कोई प्रूफ, कोई रिपोर्ट, कोई इंक्वायरी है जिससे मैं साबित कर सकूं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं या आप अर्बन नक्सल हैं? पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, कांग्रेस उनकी लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी है, उसको कह देते हैं कि इनमें अर्बन नक्सल भरे हुए हैं, एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं। और जब आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में स्पीकर के सामने पूछें तो स्पीकर कहते हैं कि आपने ये बात कही है शाम से पहले संसद के पटल पर, इसका प्रूफ रख दीजिएगा, और नहीं है तो मैं एक्सपंज कर दूंगा। और यही बात जब मोदी जी और अमित शाह पब्लिक रैलीज में करते हैं तो उनको उन पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। तो ये जो बातें हैं, एक वन नेशन वन नरेशन वन इलेक्शन वन रिलीजन जिस तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ये मंसूबे सरकार के कामयाब नहीं होंगे। देश बहुत बड़ा है हमारा, देश के विविधताएं बहुत हैं, देश में स्टेक होल्डर्स बहुत हैं, और मुझे नहीं लगता कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आपने देखा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था, एक पोस्ट डेटेड चेक है जो 2029 में कैश होगा या 2034 में कैश होगा, अभी तक पता नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही बंद हो चुका है जी। वो चेक इशू हो या ना हो, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जी। निश्चित तौर पर वन इलेक्शन, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, सरकार के लिए ये कदम उठाया जाना भी शायद उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भले ही सरकार अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से इसको बार-बार चर्चा में ला करके खड़ी कर देती है, और शायद यही वजह है कि वो इसको लागू करने से खुद भी अभी बचते रहें, क्योंकि इसके नफ़े और इसके नुकसान वो भी समझते हैं। बहरहाल आज के इस साक्षात्कार में सर, आज की इस बातचीत में इतना ही, और निश्चित तौर पे ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।